और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको बीजेपी प्रदेश कार्यालय, जहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। मदन राठौड़ संबोधित कर रहे हैं। सम्माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी, सम्माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेमचंद जी बेहरवा साहब, आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी, आदरणीय अशोक जी परनामी साहब, आदरणीय अरुण जी चतुर्वेदी साहब, आदरणीय अमित गोयल जी, आदरणीय नाहर सिंह जी जोधा और आदरणीय गोपाल जी शर्मा, आदरणीय वर्मा जी, आदरणीय महाराज बाल मुकुंद जी और यहाँ विराजमान समस्त पार्टी के पदाधिकारी गण, माफ करना मैं क्योंकि आदरणीय दिया कुमारी जी को जल्दी जाना भी है, कहीं कार्यक्रम उनका निर्धारित है, इसलिए मैं संक्षेप में ही बोलूंगा। वैसे तो जिलाध्यक्ष जी ने भी और संचालक जी ने भी कहा कि विस्तार से बोलो, लेकिन विस्तार से तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, मुझे तो संक्षेप में कुछ निवेदन आप सबके सामने करना है। अपन सब जिनका हमेशा स्मरण करते हैं, जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में बहुत कुछ अपने साहित्य में भी उपलब्ध है और आप सब ने भी निश्चित रूप से, मैं सोचता हूं यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो सब उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ये आप सब जानते हैं कि 6 जुलाई को 1901 में उनका जन्म हुआ था, लेकिन वो बचपन से ही बहुत मेधावी थे, बहुत तेज तरार, होशियार थे, पढ़ने लिखने में भी बहुत तेज थे। पारिवारिक पृष्ठभूमि भी उनकी एक आंदोलन की थी, उनके पिताजी भी आंदोलन में तल्लीन रहे, उस समय देश को आजाद करवाने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उनकी माताजी भी संघर्षशील थी। ये बचपन से ही उनको संस्कार इस प्रकार के मिले। फिर आपको पता है कि बहुत कम उम्र में ही 1923 में ही वो LLB कर दी, LLM कर दी और 1927 में तो बैरिस्टर बन गए और 32 में वो मतलब वाइस चांसलर बन गए कलकत्ता यूनिवर्सिटी के। हाँ, यानी दुनिया में सबसे कम उम्र के वाइस चांसलर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे कि उस उम्र में ही वो वाइस चांसलर बन गए। और यही नहीं, वो 34 में चुनाव जीत करके और विधायक भी बन गए। और विधायक बन करके, और जब उनको लगा, बंग भंग का एक आंदोलन चला था, बहुत बड़ा आंदोलन चला था, आपको पता होगा, कई लोगों को पता है, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है उनको जानकारी है कि बहुत बड़ा एक आंदोलन चला था। उन्होंने उसमें उस आंदोलन का विरोध किया कि बंगाल को तोड़ा नहीं जाना चाहिए, वहां से हिंदुओं का पलायन नहीं होने देना चाहिए, वहां से हिंदुओं को मार मार के भगाने का जो एक षड्यंत्र चल रहा था उसके विरोध में उन्होंने और विधानसभा से त्याग पत्र दे दी। उसके बाद वो फिर चुनाव जीते निर्दलीय, और निर्दलीय चुनाव जीत करके और लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए 1936 में। और 36 से लेकर 38 तक वो संघर्ष करते रहे। और ये सब अपन जानते हैं कि फिर उसके बाद में उस आंदोलन में वो शरीक हो गए। देश को आजाद करवाने में उनकी महती भूमिका थी और उस समय देश को आजाद कराने के लिए कई प्रकार के प्रयास चलते रहे। एक शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चल रहा था और दूसरे एक क्रांतिकारी आंदोलन भी चल रहे थे। तो क्रांतिकारी भी बहुत बड़ा एक संघर्ष कर रहे थे। उस समय अंग्रेजों को परेशान करने में क्रांतिकारियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, मजबूर कर दिया कि वो इस देश को छोड़ करके चले जाएं। इस प्रकार की स्थिति बनी। 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो भी बंगाल के ही थे, उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना करी, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह प्रयास किया कि उसको समर्थन दिया जाना चाहिए और हम उनके साथ में खड़े रहें। लेकिन उस समय की देश में जो नेतृत्व और कर रहे थे क्रांतिकारी और दूसरे शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले, उन्होंने उस समय सुभाष जी का समर्थन नहीं किया। ये अपन सब जानते हैं, इतिहास इस बात का गवाह है। मैं लंबी चौड़ी बात उसके बारे में नहीं कहूंगा, क्योंकि आप सब ने ये सब पढ़ा है।
आप सब जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर क्या स्थिति बनी थी, किस प्रकार की स्थितियां बनी थी। जापान, जर्मनी, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना करी और वहां पर उनको फंडिंग करने का काम बंगाल से ज्यादातर हुआ करता था और ये अपन सब इस बात से वाकिफ हैं। उसके बाद में 1948 में वो फिर सांसद बने, कलकत्ता से सांसद बने और सांसद बनकर के हिंदुस्तान की सरकार में, जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में वो उद्योग, कॉमर्स, इसके मंत्री भी बने। मंत्री बनकर के भी वो जो उनको लगता था कि क्या हो रहा है इस देश के अंदर, इस देश में जब देश आजाद हो गया और आजाद होने के बाद में हमारी संस्कृति को समाप्त करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। हमारी जो संस्कृति के जो भी सांस्कृतिक धरोहर है उसको समाप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है, तो उनको ये रास नहीं आया। आपको पता है कि उन्हीं दिनों में और महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद जो परिस्थितियां बनी, कई संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे और जो निर्दोष थे उनको बरी किया, जो दोषी थे उनको दंडित किया और वो न्याय प्रक्रिया चलती रही। न्यायिक कार्य में जो कुछ भी निर्णय होना था, न्यायोचित निर्णय हुए। उसके बाद में फिर वो सरकार में काम करते रहे। काम करते करते भी उनको लगा कि ये एक तुष्टीकरण इस प्रकार का हो रहा है। इस तुष्टीकरण को और मिटाने के लिए एक रूप हमारा समाज बने, समाज को समान न्याय मिले, समाज को विकास का समान अवसर मिलना चाहिए, इस दिशा में वो हमेशा सोचा करते थे। वो ये प्रयास करते थे कि जिस प्रकार की व्यवस्था मुझे चाहिए उस प्रकार की व्यवस्था अंतिम छोर के व्यक्ति को भी चाहिए। वो इसके लगातार प्रयास करते रहे और प्रयास करते करते उनको लगा कि कांग्रेस में रहते हुए जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में ये संभव नहीं है। एक ऐसा तो कोई राजनीतिक संगठन भी चाहिए जो संपूर्ण समाज की, सर्व समाज की बात, सर्व समाज की पीड़ा और अपने संसद के अंदर रखे और जो कानून बने वो सर्व समाज के लिए बनना चाहिए। समाज के सभी वर्गों के उत्थान के निमित्त कानून बने। किसी एक व्यक्ति के साथ भेदभाव करेंगे तो दूसरे व्यक्ति के साथ पीड़ा होगी और आपस में प्रेम भाईचारा नहीं रहेगा। ये हम सबको पता है कि उस समय एक कबायली आक्रमण हुआ था। कबायली आक्रमण हुआ था कि कश्मीर को जब अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ करके गए थे तो हिंदुस्तान की रियासतों को उन्होंने स्वतंत्र कर दिया। सभी रियासतों के जो राजा, महाराजा, नवाब जो कुछ भी थे उनको कह दिया कि आप आजाद हो, आपकी इच्छा है तो हिंदुस्तान में रहो, आपकी इच्छा है तो आप पाकिस्तान में रहो, आपकी इच्छा है तो आप स्वतंत्र रहो। उस समय हरि सिंह जी थे कश्मीर के महाराजा। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी थे। वो हरि सिंह जी ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया और जब स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया उधर पाकिस्तान ने एक षड्यंत्र रचा और पाकिस्तान ने सेना भेज दी कि कश्मीर को अपने अधिग्रहण में कर लो। तो आपको मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि उस समय महाराजा हरि सिंह जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी थे उनके द्वार पर आए। वहां आकर के उन्होंने और बार बार रिक्वेस्ट भेजी, प्रार्थना भेजी कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं हिंदुस्तान में अपना विलय करना चाहता हूं। लेकिन जवाहरलाल जी नेहरू ने उनको अनुमति नहीं दी, मिलने का समय नहीं दिया। मिलने का समय नहीं दिया। 3 दिन वो यहां पर बैठे रहे, लेकिन 3 दिन में कबायली काफी अंदर घुस गए थे, कश्मीर के अंदर काफी अंदर तक घुस गए थे और अंदर तक घुस करके कश्मीर का जो आज आजाद कश्मीर नाम दिया जाता है, जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं, जो पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको उन्होंने अपने अधिग्रहण में ले लिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को यह कतई पसंद नहीं आया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी से कहा, बार बार कहा कि आप महाराजा हरि सिंह जी से बात कीजिए, कश्मीर को वो भारत में विलय करना चाहते हैं, आप क्यों नहीं उनको समय दे रहे हैं। लेकिन जवाहरलाल जी नेहरू का शेख अब्दुल्ला से बहुत निकट का रिश्ता था, बहुत निकट की मित्रता थी और मित्रता के कारण से वो शेख अब्दुल्ला को और वहां का वजीर आजम कहते थे। वजीर आजम का मतलब होता है प्रधानमंत्री।
तो उसको नाम दिया वजीर आजम, शेख अब्दुल्ला को वजीर आजम नाम दिया। और बाद में फिर हरि सिंह जी से बात करी। जब तक हरि सिंह जी से बात करी, हमारे आपको मालूम है सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत दबाव बना। उन्होंने कहा कि मैं त्याग पत्र देता हूं, यदि आप हरि सिंह जी से बात नहीं करते हो तो मुझे भी ये त्याग करना पड़ेगा। लेकिन जब उन्होंने और उसको बाद में मिलने का समय दे दिया, जब मिलने का समय दिया तो ये कश्मीर, आधा जो कश्मीर है वो हिंदुस्तान का हिस्सा रहा और आधा कश्मीर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बन गया। ये उस समय के तत्कालीन नेतृत्व की बहुत बड़ी त्रुटि थी। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि यह कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता, या आपने जो गलत काम किया है, उन्होंने विरोध किया। और विरोध किया तो मतभेद होना स्वाभाविक है कि उस समय का निरंकुश तानाशाह यदि कोई है और उसके सामने यदि कोई विरोध करने की हिम्मत कर दे तो उसके साथ में भेदभाव होना स्वाभाविक है। और भेदभाव किया गया। उस भेदभाव को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया, उन्होंने और उद्योग मंत्री पद से भी त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र देने के बाद में और वो आए कि अब ऐसा राष्ट्रवादी संगठन कौन है जिसके साथ मैं मिल करके हिंदुस्तान में राष्ट्र भक्ति पैदा कर सकूं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पैदा कर सकूं, तो मुझे किसके साथ जुड़ना चाहिए। तो वो संयोगवश उस समय दीनदयाल जी उपाध्याय थे और उनके पास में गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनसे संपर्क किया और संपर्क करके परम पूजनीय गुरु गोलवलकर जी के संपर्क में आए। और गुरु जी ने कहा कि बोले यदि आप आगे बढ़ते हो, आप कोई भी राजनीतिक दल की स्थापना करते हो तो हम आपको कुछ कार्यकर्ता दे सकते हैं, हम राजनीति में नहीं आएंगे। संघ ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम राजनीतिक संगठन नहीं है, हम शुद्ध रूप से एक सांस्कृतिक धार्मिक संगठन है, लेकिन राजनीति में भी इस सर्व समाज की बात रखने वाला कोई ना कोई राजनीतिक दल चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने और सहमति दी। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रचारक थे, दीनदयाल जी उपाध्याय उस समय प्रचारक थे, लेकिन इनके मन में इस प्रकार का भाव था कि राजनीति के अंदर एक शुद्धिकरण होना चाहिए और इस प्रकार की एक राजनीतिक दल को तैयार करने की जरूरत है। तब और उन्होंने गुरुजी गोलवलकर जी के और मार्गदर्शन में और अटल जी और अडवाणी जी, अटल जी और अपने दीनदयाल जी उपाध्याय, उनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सौंप दिया। और भी बलराज मधोक थे, उनको भी दिया। ऐसे करके 5 लोग हमारे संघ के स्वयंसेवक उनमें दिए और वो उनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ में जुड़े और जुड़ करके भारतीय जनसंघ की स्थापना की। जब भारतीय जनसंघ की स्थापना की उस समय हमारे 3 सांसद जीत करके आए थे और हमारे जो संयुक्त रूप से 23 कुल मिलाकर के विधायक उस समय पहली बार के चुनाव में जीत करके आए। और उसके बाद ये संगठन निरंतर प्रगति करता रहा, जगह जगह अपना एक वजूद कायम करता रहा। राजनीतिक क्षेत्र में भी भारतीय जनसंघ उनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सौंप दिया। और भी बलराज मधोक थे की स्थापना की। उस समय हमारे 3 सांसद जीत करना की, उस समय हमारे 3 सांसद जीत करके आए थे और हमारे जो संयुक्त रूप से 23 कुल मिलाकर के विधायक उस समय पहली बार के चुनाव में जीत करके आए। और उसके बाद ये संगठन निरंतर प्रगति करता रहा, जगह जगह अपना एक वजूद कायम करता रहा। राजनीतिक क्षेत्र में भी भारतीय जनसंघ आगे बढ़ने लगा। लेकिन उस समय कश्मीर में एक कानून लगा दिया था, कश्मीर में इनर लाइन